स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल AMPC पे, जहाँ पे हम लोग फिजिक्स को जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों आओ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आगे का टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो डेरिवेशंस थी वो मैंने अपने पुराने लेक्चर में डिस्कस करी थी, ठीक। और जो हमारा उसका कंक्लूजन निकला था वो एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल हम लोग पढ़ चुके थे। पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था और उसी ग्राफ से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो पढ़ा था, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के, समझना मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के ग्राफ बनाने हैं और एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो आप इमेजिन करोगे एक पॉइंट चार्ज है, तो मान लीजिए आपका पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज। इससे r डिस्टेंस की दूरी पर फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो फील्ड जो है आप लोग अगर देखोगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो बच्चों इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ बनेगा। तो भाई हम लोग फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ तो बना सकते हैं, इसमें कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप अगर पुरानी क्लासेस देखोगे तो आपको मिलेगा कि मैंने उस दिन इसे कुछ ऐसे डिस्कस करा था, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, ठीक। इवन बेटर अगर हम इसको थोड़ा सा और कर्व ऐसे रखें तो ये, तो बच्चों जो ब्लू वाली लाइन है हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल का ग्राफ भी इसी में बनाओ। तो आप लोग देखो सॉल्यूशन में जो मैंने XY एक्सिस लिए, Y एक्सिस पे पोटेंशियल, ध्यान देना, Y एक्सिस पे पोटेंशियल मैंने दोबारा या अलग से मेंशन करा है। तो अब आप देखो पोटेंशियल का क्या रिलेशन आ रहा है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो बच्चों कभी भी अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। तो पता नहीं, ऐसे कुछ भयंकर से वर्ड सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मेरी सजेशन है कि कोई नहीं, हम वैसे शब्दों को छोड़ते हैं। लेकिन एक बात सोचते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस बढ़ने पे पोटेंशियल कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ने पे फील्ड कम हो रही है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? तो इनके बीच के रिलेशन को डिराइव करने के लिए आप r की वैल्यू पहले 1 पुट कर दो। तो यहां पर r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो जो भी वैल्यू आ रही है e की भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो एक पॉइंट पर तो ये दोनों इक्वल होंगे r। अब जब इनवर्स स्क्वायर लॉ है तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड ज्यादा तेजी से कम होगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल उससे कम रेट से कम होगा। तो बच्चों रेड वाली लाइन जो है वो मेरा पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे जहां पर मैं 1 मान सकता हूं, और इसके बाद जब r से छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, छोटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से बढ़ेगी क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। तो बच्चों रेड वाला ग्राफ जो है ये पोटेंशियल का है और ब्लू वाला ग्राफ जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। सो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे CBSE में भी है, कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग ये ध्यान रखो, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मान करके चलो कि सिर्फ एक सोर्स चार्ज है, तो एक सोर्स चार्ज के r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, तो हमें ये रखना पड़ेगा कि सर पोटेंशियल हमारा इतना होता है, ठीक है बच्चों। तो इतना पोटेंशियल आ गया। अब मैंने कहा कि जरूरी थोड़ी है एक ही चार्ज हो, मैंने बोला अब तो 36 चार्ज है ना। 4 तरीके के लोग 36 बातें करते हैं, तो 1 2 3 और फिर इस तरीके से डॉट 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 चलता रहेगा। जैसे बहुत सारे चार्जेस आ गए, तो भैया बहुत सारे चार्जेस का पोटेंशियल क्या होगा? तो बच्चों मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपेक्षाकृत पोटेंशियल निकालना ज्यादा आसान है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है, कठिन है, rather than कि मैं पोटेंशियल निकालूं। इसका कारण बताता हूं। देखो बच्चों, पोटेंशियल के लिए आप लोगों ने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इस डॉट को हटा देते हैं, अपॉन R। तो बच्चों जब Q1 था तो डिस्टेंस R1, फिर जब Q2 आएगा तो आप लिखोगे Q2 अपॉन R2,
ठीक है बच्चों, आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो यहां से अब अगर आप देखोगे तो यहां से अगर आप देखोगे तो दूसरे चार्ज की ये कहानी हुई, तीसरे चार्ज की क्या कहानी होगी, Q3/R3। इस तरीके से R3 लिखा है ये मैंने, इस तरीके से लंबी कहानी चलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी थोड़ी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, सिलेबस बहुत वास्ट है। और तुम्हें मजाक लग रहा है, चलो मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। हाँ, पोटेंशियल पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सारे चार्जेस को पोटेंशियल ऐड करेंगे तो ये आएगा, जिसको आसान शब्दों में हम लोग कहते थे सुपरपोजिशन ऑफ। पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, अब की हेडिंग है सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो जहां मुझे एक का फॉर्मूला पता था 4πε0 कॉमन लेके मैंने n चार्जेस की कहानी लिख दी। अब इसको लिखने का एक बहुत आसान सा तरीका होता है, मेरे ख्याल से आपको पुराने वीडियो आपने मेरे देखे ही हैं, तो आपको पता होगा कि ऐसे करके हम सिग्मा बनाते थे, फिर लिखते थे I = 1 से n, फिर लिखते थे QI/RI। तो R की वैल्यू 1 तो 1 1 आ गया, फिर I की वैल्यू 2 तो 2 2 आ गया, 3। तो दिस इज अवर फॉर्मूला। इसको मैं बॉक्स में इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो नहीं है। ठीक, तो ये ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से था, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने पहले पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा, फिर बहुत सारे चार्जेस के लिए पढ़ा, फिर दो चार्जेस के लिए पढ़ा, है ना। तो दो चार्जेस को क्या कहते थे, याद है तो बताओ, अगर दो चार्जेस को क्या कहते थे कमेंट में आप लोग तब तक टाइप कर सकते हो। मैं आगे लिख रहा हूं, हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट है बच्चों, इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं इक्वेटोरियल या एक्सियल की बात करूं, क्योंकि जब मैं एक्सियल की बात करूंगा तो मैं उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर दूंगा, जब मैं इक्वेटोरियल की बात करूंगा तो मैं उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। हाउएवर इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके थे तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके थे डायपोल की फील्ड के अंदर, तो एक सिस्टम था। अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, सिर्फ आपके पास एक डिवाइस है जिसको आप डायपोल कहते हो। डायपोल क्या कहते हो कि भाई एक तो हो गया -q है A, और दूसरा हो गया बोल्ड लाइन, बनाओ इसको +q और इसको बनाओ B। तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस होता था हमारा, ये वाला डिस्टेंस होता था हमारा 2a। तो डायपोल मोमेंट सबको पता होगा, डायपोल मोमेंट होता है q × 2a, और इसकी डायरेक्शन सबको पता है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। हाउएवर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि फील्ड वेक्टर थी, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर मैं यहाँ पर डायपोल की कोई बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस ना भी करूं तो चलेगा, मतलब उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम डायपोल की बात कर रहे हैं, डायपोल के एनी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो डायपोल के अगर एनी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, सो यू कैन डू वन थिंग कि इसका मिड पॉइंट ले लो O, और कैपिटल P पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। बच्चों एक और चीज मैं पुराना रिकैप करवा रहा हूं, कैपिटल P और स्मॉल p में डिफरेंस पता है ना, बोलो। तो कैपिटल P क्या था, पॉइंट जहां पर पोटेंशियल या फील्ड निकालते थे, स्मॉल p होता था डायपोल मोमेंट। सो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दोनों में फर्क है, इस बात का ध्यान रखना। इसको तो हम P ही मानेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, और इसको अगर आप P को हटा के अगर किसी का नाम रमेश है तो वो R भी मान सकता है। ठीक है, इट्स अप टू दैट। ओके बच्चों, तो अब मैं कह रहा हूं कि मान लो P जो है वो थीटा एंगल पर है, ठीक, P जो है वो थीटा एंगल पर है, और O से P का डिस्टेंस है आपका रमेश, छोटा वाला, इसको हम रमेश नहीं R बोलेंगे, तो R डिस्टेंस हो गया। ठीक है, हाँ, तो O से P तक का डिस्टेंस। अब इसके बाद अगर आप कहो कि भाई इसका कितना डिस्टेंस होगा,
इसका कितना डिस्टेंस होगा? तो इस डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूं बच्चों r1, ठीक, और b वाले का कितना डिस्टेंस होगा, मतलब b का r1 होगा, तो इसका कितना डिस्टेंस होगा? इसका डिस्टेंस बच्चों r2 मान लो। समझ गए? अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि सिमेट्री थी, तो अब अगर इतना डिस्टेंस r है तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस भी r होगा और ये वाला डिस्टेंस भी r होगा, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे r होंगे, तो जिसको मैंने यहाँ पर ये करा है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे r होंगे। मैं एक बार इसको प्रॉपरली थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, ठीक, तो मैं एक बार मिटा के इसको दोबारा मेंशन करता हूँ। ओके, तो एक्चुअली हम लोग जरा इन डिस्टेंसेस को एक बार हटा लेते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई b का डिस्टेंस है r1 और a का डिस्टेंस है r2, ठीक है बच्चों। तो हम लोग सीधा सीधा एक बार कोशिश करते हैं निकालने की पोटेंशियल क्या होगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं B चार्ज की बात करूं तो B का चार्ज कितना है? Q, और डिस्टेंस कितना है? R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको प्लस की फॉर्मेट में लिखते हैं स्टूडेंट्स, बाद में कॉमन लेंगे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। तो बच्चों Q पे यहां पर साइन लिया जाएगा और मैंने Q का साइन लिखा है -Q, क्योंकि यहां माइनस था। तो अब अगर आप देखोगे क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन 1/R1 माइनस 1/R2। तो R1 और R2 डिस्टेंस मेरे को R की टर्म्स में लिखने हैं, और उसका कारण क्या है कि मैं R की टर्म में क्यों लिखूंगा ये डिस्टेंस? बिकॉज R डिस्टेंस हमें गिवन है, और इस बात को समझना, R और थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन था, और ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट तो गिवन था ही, ठीक है। तो इनकी टर्म्स में आंसर लिखना है, ठीक। तो अब अगर आप यहां से देखोगे कि R1 क्या होगा, तो आप एक काम करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक, एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ऐसे ड्रॉप करो, उस पॉइंट का नाम N ले लो, ठीक। तो बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैंने यहाँ पे 90 का एंगल बना दिया, और ये बीच में ये जो पॉइंट था ना, ये मेरा O था, तो इन ट्रायंगल ONB, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ONB, तो यहां से क्या आएगा कि अगर मैं कहूं ये जो डिस्टेंस है R1 तो PN के इक्वल आ रहा है, तो P से N तक का डिस्टेंस R1 के इक्वल आ रहा है, तो मेरे को ON माइनस करना पड़ेगा। सो फ्रॉम द डायग्राम आई कैन राइट R1 है R जो कि पूरा था माइनस ON, तो डायग्राम के हिसाब से इतना आ जाएगा R माइनस ON, है ना, समझ रहे हो ना। तो दैट वाज सिंपल। तो R1 इज R माइनस ON, तो ON कितना होगा? तो इस ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा लिखोगे तो cos थीटा होगा बेस ये वाला होगा, है ना, थीटा के साथ वाला, और हाइपोटेन्यूस होगा 90 के अपोजिट वाला, तो OB। तो OB का डिस्टेंस तो मेरा A था, अगर आप यहां से देखोगे पूरा डिस्टेंस 2A है बच्चों, तो ये डिस्टेंस आपका A है। तो अगर आप इन दिस ट्रायंगल यू राइट, तो आपको मिलेगा कि भाई cos थीटा जो है वो है बेस, थीटा के साथ वाला बेस यानी ON अपॉन हाइपोटेन्यूस OB जो कि A है। तो बच्चों ON की वैल्यू कितनी आ गई? A cos थीटा। तो R1 आपका आ गया R माइनस A cos थीटा। तो बच्चों इसकी वैल्यू आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हो, हाँ, R1 आ गया R माइनस A cos थीटा, हाँ। तो इन फ्रॉम दिस ट्रायंगल, तो मैं एक बार जरा यहाँ पर वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पर, और अपार्ट फ्रॉम दैट जब मुझे R2 निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि R2 मुझे साफ साफ दिख रहा है R के डिस्टेंस से ज्यादा है। तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये 90 हुआ, इसको M मान लो, तो ये आ गया आपका AMO ट्रायंगल, जिसमें ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल थीटा है। अच्छा ये थीटा कैसे आया? आया वर्टिकली अपोजिट से। बार बार यहाँ पर थीटा नहीं लिख रहा बिकॉज थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, आप लोग ऐसे अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो तो आप लोग थीटा लिख सकते हो। Okay, so if this angle is theta, again cos theta will be base आ गया OM upon hypotenuse A, OM upon A, तो OM आ गया, तो भाई A cos theta ही तो आएगा OM। तो R1 क्या था? A cos theta से कम,
और R2 है a cos थीटा से ज्यादा, तो सिमिलरली एंड R2 कम्स आउट टू बी R प्लस a cos थीटा होगा। तो बच्चों दोनों वैल्यू यहां पुट करते हैं और एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो हमारी वैल्यूज क्या आ रही है। इट वुड कम आउट टू बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस a cos थीटा माइनस r प्लस a cos थीटा, ठीक है। अब ये आ गया a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है और बाकी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन मैं इसकी यहां लिख रहा हूं, इस सेगमेंट में, ठीक है। तो यहां से हमारा v आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट, अच्छा q भी था, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट r प्लस a cos थीटा माइनस r माइनस a cos थीटा, r माइनस a cos थीटा, तो ये ब्रैकेट में था, होल ब्रैकेट अपॉन इसका मल्टीप्लाई, तो ये आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहां से वैल्यू आ रही है। अच्छा अब देखो ये r प्लस का है, ये r माइनस का है, देखिए कैंसिल आउट, तो यहां से ये कैंसिल हो गए। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 2a cos थीटा, तो v आया q इंटू 2a cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आई हमारे यहां से, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। अब अगर आप इसके बाद देखोगे q इंटू 2a डायपोल मोमेंट होता है, जिसको मैं स्केलर की तरह लिख सकता हूं, वेक्टर नहीं लिखूं तो भी चलेगा। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या है, और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि सिंस द डायपोल इज आइडियल, तो मेरी वैल्यू आई v इक्वल्स टू p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो केस लगाते हैं, केस है आइडियल डायपोल। अब आइडियल डायपोल ध्यान रखना बच्चों, मैं आप दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। आइडियल डायपोल में a अत्यधिक छोटा होता है r से, तो यानी अब आप r स्क्वायर में a स्क्वायर जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका r स्क्वायर ही रहता है, तो यहां से ये r स्क्वायर ही रहेगा। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया बच्चों v इक्वल्स टू p cos थीटा, ठीक, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो हम लोग इस फॉर्मूले को बॉक्स में कर लें, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता दूं, इसका v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये है हमारा पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो याद है ना अभी मैंने इससे रिलेटेड ग्राफ बनाया था, हाँ, तो उस तरीके से हम एक्चुअल फॉर्मूला तो ये आ रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन नोट। ओके, तो बच्चों पोटेंशियल ये आ रहा है, तो अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो स्पेशल पॉइंट्स क्या, कि हमारा सवाल है कि बताओ बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पे, डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा। तो एक बार जरा डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन भी देखते हैं। तो डायपोल तो यहां पर ये था जो मैंने ब्लू कलर से बना रखा था, इक्वेटोरियल लाइन होगा ये। तो अगर इस लाइन पर मैं कहूं तो आपको दिख रहा है ये जो P पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, तो थीटा जो था वो इंक्रीज होकर 90 हो जाएगा, है ना। तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब आपका थीटा हो गया 90। तो बच्चों यहां पर थीटा की वैल्यू 90 पुट करो, आपको मिलेगा पोटेंशियल होगा cos 90 के बराबर, जो कि 0। तो आप यहां से ऐसे कह सकते हो कि इक्वेटोरियल लाइन पे कहां पे 0 होगा, है ना। आप ऐसे कहो कि ये हुई लाइन, मैंने कहा कि इक्वेटोरियल लाइन पे यहां पर हमारा रमेश है, अच्छा नहीं सॉरी वो P पॉइंट था, है ना, खैर पहले की बात थी, उसको भूल जाओ। हाँ, तो यहां पर हमारा P पॉइंट है, तो P पॉइंट यहां भी मान सकते हो, यहां भी मान सकते हो, नीचे भी मान सकते हो। तो कहीं पर भी एंगल तो 90 बन रहा है, तो भाई ये जो हमारा पोटेंशियल है ना V, वो 0 आएगा, आपको ये समझना पड़ेगा। हाँ, तो एनीवेयर कहीं पर भी ऐसे पोटेंशियल इक्वल होता है तो उसे कहते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन।
और अगर वो सरफेस बन जाती है, सरफेस का मतलब जैसे ये दीवार, ये बोर्ड, हाँ, तो वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। तो सरफेस इज अ 2D डायग्राम, हाँ, लाइन 1D में होता है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल सरफेस पे पोटेंशियल 0 है और यहां से मैं समझ सकता हूं कि वो इक्विपोटेंशियल हो गया क्योंकि वो 0 आ रहा है थ्रू आउट। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद क्या कि भैया एक्सियल लाइन पे कितना होगा, तो एक्सियल लाइन तो इसी के अलाउंग होता है, यानी थीटा 0 होगा। तो एक्सियल लाइन के लिए आपको थीटा 0 डिग्री लिखना है, तो आपका v आ गया p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेटोरियल का हुआ, ये एक्सियल का हुआ, तो इसके नीचे E लगा लो, इसके नीचे A लगा लो, मे बी रीडेबल नहीं हो लेकिन मैं आपको बता देता हूं, VA लिखा है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पे cos 0 को 1 लिखते, उसका आंसर आ जाएगा। अब सेम पोटेंशियल की सिमेट्री कैसे होती है, सेम पोटेंशियल की सिमेट्री, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा कि ये हमारा सीबीएसई का नहीं है, ये जेई का पॉइंट है। तो जेईई की जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि इसकी सिमेट्री है सेम पोटेंशियल की, वो है सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल, तो बच्चों ये थोड़ा कठिन है, तो मैं सिर्फ एक बार बोल रहा हूं, जिसको लगता है वो लिख ले। हाँ, तो ये सिमेट्री सिलिंड्रिकल है। कैसे, अब इसको समझना, सिंस पोटेंशियल इज p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो आई एम सेइंग हियर फॉर cos थीटा एंड r, मतलब थीटा और r, थीटा और r अगर सेम होंगे तो जो रोटेशन होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा। जैसे अगर ये मेरा डायपोल था, तो ये देखो ये P है, ऐसे जा रहा था ना, ये P मेरा ऐसे जा रहा था ना, तो ये P डायपोल के अराउंड ऐसे ऐसे होगा, तो एक सिलिंड्रिकल शेप बनेगी। तो why the symmetry is cylindrical, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस आर सिलिंड्रिकल। जैसे आपका ना एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इसके बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में बता देता हूं, जब हमारा पोटेंशियल इक्वल रहा जाए हो आई मीन, तो इसका जो सिमेट्रिकल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो सिलिंड्रिकल है। ठीक है, सेम एक्सिस पे, तो सिलिंड्रिकल विद सेम एक्सिस, और वो जो एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ डायपोल होगा बच्चों, तो सेम एक्सिस डायपोल। तो ये क्या है कि अगर थीटा और r, इफ, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, फॉर सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल एक्सिस है डायपोल के अलोंग, बिकॉज फॉर सेम और फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थीटा एंड r, फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थीटा एंड r, द पोटेंशियल रिमेन सेम, so its equipotential surface are cylindrically symmetric। ठीक है, तो ये जेई का टॉपिक था, तो ये आप लोग यहां पर नोट कर सकते हो। और हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे लिखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि थ्रू आउट हमारा पोटेंशियल इक्वल या बराबर रहे। ठीक, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से पहले हम दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बोर्ड में यहां पर मैंने एक चीज पहले से लिखी हुई है, देखो। तो ये हुआ हमारा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने अपने पुराने वीडियो में बोला था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ग्रुप ऑफ चार्जेस की होती है, वो भी चीजें बताती है, पोटेंशियल भी बताता है। तो भैया दोनों में फर्क क्या है? तो सर हमारा आंसर है सबसे पहला, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ठीक है, ये स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करके बता दो, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करके भी आप क्या बताओगे, डिवाइड कर दो। हाँ, तो इसके मैग्नीट्यूड को तुम ऐसे लिखो कि ऐसे आ गया। ठीक, अब डिवाइड करने के बाद क्या टर्म मिल रही है आपको, डिवाइड करने के बाद आप लोग लिखोगे v अपॉन ई, इन दोनों को डिवाइड करा। हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो मैं फिर भी एक बार लिखता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप यहां से देखोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कैंसिल हो गया है ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया। अच्छा, q भी कैंसिल हो गया। अभी r स्क्वायर के ऊपर और ये आ रहा है नीचे, मतलब r स्क्वायर के ऊपर और ये आ रहा है नीचे,
तो कैंसिल होके r बचा, तो v अपॉन e होता है r. सो माय फाइनल लाइन वुड बी समवेयर v equals to er. This formula is even not correct or not important because अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर स्केलर वेक्टर का कुछ रिलेशन था जो मुझे बताना चाहिए था, जो मैंने नहीं बताया. बट होता क्या है, आप लोगों ने किताब में कैसे पढ़ा है, किताब में बड़े ही डिटेल्ड वे में बता रखा है कि उस डायरेक्शन में r है तो r चेंज हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है. वो हमेशा बच्चों टफ लगता है. ठीक, तो अभय सर आपको बहुत सिंपल करके चीजें बता रहे थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ डायरेक्टली इनको डिवाइड कर दिया. अगर आप यहां से भी डायरेक्टली इस चीजों को लिख लोगे तो ये आपका फॉर्मूला काफी काम आएगा. अब हम एक्चुअल कंसेप्ट देखते हैं होता क्या है. ठीक है, कंसेप्ट में क्या है हमारा कि लेट अस से एक सोर्स चार्ज है Q पॉजिटिव, इस Q से एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है लेट अस से ये इसको A मान लो और इसको B मान लो. तो आपको दिख रहा है Q से B का डिस्टेंस ज्यादा है ना. तो अब अगर आप देखो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तो आपको दिखेगा कि VB का डिस्टेंस ज्यादा तो VB कम. तो एक तो ये समझ में आ रहा है क्योंकि B का डिस्टेंस ज्यादा है. कितना, मान लो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा R था. अब मैं आपको एक्चुअल करेक्ट वाला फॉर्मूला बता रहा हूं बिकॉज वो ज्यादा जरूरी है, बट हमारा काम इससे चल जाएगा. बिलीव मी, बोर्ड में हम इससे चीजें कर सकते हैं. और ये जो मैं बता रहा हूं ये थोड़ा JEE में यूज होता है और उसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं. यहां पर VB कम होगा, VA ज्यादा होगा. ठीक, अब इसके बाद अगर आप कहो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ जाती है. तो यहां पे भी अगर मैं कहूं तो बच्चों ये जो मैंने ग्रीन कलर से लाइनें बनाई हैं इस तरीके से मैं बहुत सारी लाइनें बना दूंगा, तो ये सारी ग्रीन लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड है. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम A to B. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम A to B. तो अब A से B की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और A से B की तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है, तो पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन दैट केस. समझ में आएगा, तो पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन दैट केस. तो इसका मतलब अगर मैं एक चार्ज को यहां से यहां मूव करता हूं, या अगर मैं कहूं कि भाई व्हाट इज माय dV, तो बच्चों dV होगा VB माइनस VA, that would be negative. So what is work done in moving a charge from A to B? तो बच्चों W का फॉर्मूला होता था Q नॉट इंटू dV. बट सिंस इट इज नेगेटिव तो वर्क डन होगा ये माइनस Q नॉट इंटू dV. ये जरूर था, ये है एक्चुअल फॉर्मूला, W इज माइनस Q नॉट इंटू dV. तो अब सिंस वर्क डन ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो. ठीक, अब अगर मैं कहूं कि वर्क डन का कोई और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है क्या, वर्क डन का कोई और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग बोलोगे सर वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल dw हो जाएगा, जिसको मैं कहीं ना कहीं बच्चों सिर्फ w भी लिख सकता हूं. तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहां से आ गया फोर्स को मैग्नीट्यूड फॉर्म में dr cos थीटा. ठीक, cos थीटा. तो अब फोर्स को मैं लिखता हूं Q नॉट इंटू E dr cos थीटा. दिस इज योर वर्क. इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर मैं कहूं फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हम लोग यहां से लिखें तो वैल्यू आ रही है माइनस Q नॉट dV बराबर Q नॉट
ई डी आर कॉस थीटा। तो बच्चों ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, डी आर आया नीचे, माइनस डीवी अपॉन डी आर इक्वल्स टू ई कॉस थीटा। अच्छा कंपोनेंट है ई कॉस थीटा अगर मैं कहूं तो इफ विल से कि सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों सीबीएसई के हिसाब से हम इस आंसर को कह सकते हैं, और जो मैं पहले कह रहा था कि ये थोड़ा गलत है एज सच कंसेप्चुअली देखे तो हाँ, लेकिन हमारा इससे काम चल जाता है। और यकीन मत मानो 12th क्लास तक जब तक मैं था और मैं जेईई की तैयारी नहीं कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने क्या नोटिस करा था कि अपना सीबीएसई का काम इस फॉर्मूले से बड़े अच्छे से चलता है। ठीक है, एक्चुअल बाद में आता है कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, अब ये ग्रेडियंट फिर से, अब जो ऐसे कुछ भयंकर से मैथ्स की टर्म आ जाती थी तो उसमें बड़ा मतलब समस्या होती थी कि भाई हम कैसे करेंगे, ये ग्रेडियंट है तो क्या है क्या नहीं। ठीक है, हालांकि ये होती बहुत आसान चीज है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको गुरुजी कैसे समझा रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और ग्रेडियंट में एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत आसान है। बट अगर आप लोग सिर्फ सीरियस में पूछा जाए रिलेशन क्या है, हमारे इतने से काम चल जाएगा। एक्चुअल डेरिवेशन ये है बच्चों, जेई में इस डायग्राम को बना के ये फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले को बॉक्स में कर लो क्योंकि जरूरी है। ठीक, अब ऐसा तब हुआ बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम डायरेक्शन में थे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये मतलब फॉर्मूला था। लेकिन अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं आ रही, तब क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके बीच में एंगल आ गया थीटा, तो उसका वो कंपोनेंट होता है ई कॉस थीटा। तो इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरा जो ई है, ठीक, अलोंग द लाइन इट इज माइनस डीवी अपॉन डी आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने बॉक्स के नीचे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना पुराना वीडियो बताया था उसमें मैंने कहा था ना कि आज के लिए तो आप रट लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट अपॉन मीटर, है ना। तो एक्चुअल कंसेप्ट ये था कि जब डिराइव हुआ ना यहाँ से, तो मुझे समझ में आया कि ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है एसआई यूनिट, वी मतलब वोल्ट, तो ऐसा यूनिट, ई की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, और डिस्टेंस होता है ई की होती है वोल्ट और डिस्टेंस होता है मीटर। तो बच्चों ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर। ठीक, इसी बात पे बोर्ड का एक क्वेश्चन बताता हूं, जितने लोगों को याद है वो नीचे कमेंट में लिखें। तो बोर्ड का क्वेश्चन है, नेम अ फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज volt per meter and name another physical quantity whose SI unit is voltmeter। देखिए बच्चों, एक यूनिट में क्या आ रहा है? एक यूनिट में आ रहा है वोल्ट पर मीटर और एक में आ रहा है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है? जिन बच्चों को पता है वो लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, हाँ वो बाद में जरूर बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर की होती है। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन, बोलो भाई इसकी डेफिनेशन, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक और डेफिनेशन है, रिलेशन है जो हम रिलेशन पढ़ रहे थे, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द एक्चुअल फार्मूला। ये ग्रेडियंट बनता है और ग्रेडियंट से डिफरेंशिएशन करके वेक्टर निकलेगा। ठीक, अब वेक्टर का एक्चुअल फार्मूला कैसे बनते हैं बनेगा और उसको भी हम देखेंगे, बट एक लाइन और देख लें जरा। सो व्हाट इज योर डीवी? व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल? इट इज dr के ऊपर r वेरिएबल मतलब डिस्टेंस है, तो e डॉट dr माइनस का साइन। तो व्हाट इज v? तो v है लाइन इंटीग्रल ऑफ e डॉट dr, और हमारी सर मैक्सवेल की इक्वेशन भी कुछ यहीं से डिराइव होती है। अब इसके नीचे जगह तो नहीं बची, बट आप लोग, मैं इसी में करेक्ट कर रहा हूं, आप लोग देखो मैंने dv को हटाया, ये लाइन इंटीग्रल लिखा a से b, तो बच्चों आप लोग इसका भी इंटीग्रेशन a से b कर दोगे और ये लाइन इंटीग्रल होता है। तो ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा v a b, है ना। आप लोग समझ रहे हो, बहुत आसान चीज थी है।
एक्चुअली पहला वाला फॉर्मूला ब्लू से लिखा था मैंने, आपको ये लिखना था, उसके बाद ये एक और लाइन आती है हमारी, तो इसको लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं, तो ये हो गया, तो ये आपको लिखना था। अच्छा, अब मैं इसी फॉर्मूले से एक बार लिखूं कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कैसे सकते हैं, बिकॉज ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर हम देखें तो हमारी टर्म बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Ex I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। ठीक है बच्चों, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करूंगा तो Ex हो जाएगा डेल V अपॉन डेल एक्स। देखा, मैंने कहा था ना कि वो एक खतरनाक टर्म आ जाती है। सो बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट, कई बार ये सारी टर्म बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, एक न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये Ex हुआ बच्चों, ये Ey हुआ, तो y के लिए ना आप डेल y करोगे, x में x था, y में y, तो आप लोग समझदार हो ही, आप बोलोगे कि सर z में होता है z, सिंपल। तो ये यहां तक हमारा फॉर्मूला हुआ, और अगर आप इस फॉर्मूले को लिखोगे तो फाइनल फॉर्मूला हमारा बनता है, जिसको हम लोग लिखेंगे कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यहां देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज Ex, तो Ex की जगह आपने लिखा डेल V अपॉन डेल एक्स I कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Y J कैप प्लस डेल V अपॉन डेल Z K कैप। तो बच्चों यहां पर पोटेंशियल होता है स्केलर, और स्केलर से वेक्टर कैसे बनाते हैं वो ये है। लेकिन इस फॉर्मूले को आप कितना भी निहार लो, ये समझ में ऐसे नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, समस्या क्या आ रही थी कि ये पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, तो पोटेंशियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो कैसे करके हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो पोटेंशियल वेक्टर होता है, और वो हमें लिखा हुआ है कि 4xy प्लस दिस, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, EF का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इन 1, 2, 1 में। ठीक, और इस क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी होनी चाहिए कि वेयर एवरीथिंग, सारे के सारे डिस्टेंसेस SI यूनिट में है। ठीक, तो पोटेंशियल इन SI यूनिट, तो इन SI यूनिट ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। तो ब्लैक पेन से हमने लिखा क्वेश्चन, अब ब्लू पेन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, छठी क्लास में सिखाया जाता है ये सब। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला यहाँ है, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिलहाल के लिए नहीं लिख रहा, और कहा कि वो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आई कैप तो सबको पता है, तो V की वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों Ex निकालो, ये ज्यादा जरूरी है। Ex कितना है, डेल V अपॉन डेल एक्स। तो मैंने डेल एक्स वैल्यू 4xy प्लस 2yz स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखा। तो ये डेल का मतलब क्या होता है कि इतनी भयंकर टर्म लिख रहे हैं आप है सर, जिससे हमें बहुत सारा डर लग रहा है। ठीक है, वैसे तो डरते नहीं है, लेकिन यहाँ पे डर लग रहा है हमें, तो क्या करें, तो इसके लिए इसको हम डिफरेंशिएशन माने। अब डिफरेंशिएशन मान के क्या करेंगे कि सिर्फ x को वेरिएबल मानेंगे, बाकी कांस्टेंट। अच्छा देखो, अगर मैं x को वेरिएबल मानूं और y z कांस्टेंट मान लूं, तो इस टर्म का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। 2 इंटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। ओके, अब 4xy, तो 4 और y कांस्टेंट बाहर निकाल दो, तो क्या आया बच्चों यहां से Ex, 4y कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 हो गया, और ये 0 हो गया, तो आपका Ex आ गया 4y। सिमिलरली Ey क्या आएगा, डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट 4xy प्लस 2yz स्क्वायर, जिसको मैं लिखूंगा 4x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, डेल y अपॉन डेल y 1। आगे अगर आप यहां से देखोगे तो 2yz स्क्वायर, तो 2yz स्क्वायर में यह आपका आया
2z² कॉमन और y फिर से del y अपॉन del y, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली आप लोग Ez लिखोगे, वो होगा del अपॉन del y 4xy। तो बच्चों यहां अपने, अच्छा सॉरी, del अपॉन del z होना था क्योंकि z है, तो यहां पे 4xy, तो 4xy तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको 0 लिखेंगे। और 2yz², तो जब आप 2yz² लिखोगे तो 2yz² में 2y कांस्टेंट और z² का डिफरेंशिएशन 2z होता है, तो 0 प्लस 2y कांस्टेंट इंटू 2z, तो 0 प्लस 0 क्यों बच्चों, 0 है पहली टर्म का डिफरेंशिएशन इसका, तो ये आपका आ गया 4yz। समझे? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। तो ये वैल्यूज हम लोगों ने यहां लिखी। तो अब इसके बेसिस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में Ex Y Z तीनों आ गए। देखो बच्चों, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना, ये, तो हम इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे और वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बन गया ना वेक्टर। तो फाइनल आंसर क्या हुआ मेरा? फाइनल आंसर हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। फाइनल आंसर है सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 विल गिव अस इलेक्ट्रिक फील्ड है Ex 4y के साथ, बोलो I कैप, फिर Ey कितना आया सॉल्व करके? 4x प्लस 2z² j कैप। Ez कितना आया? 4yz k कैप। तो ये जो हमारी वैल्यूज हैं, ये वाली सारी वैल्यूज, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। क्वेश्चन कह रहा है 1 to 1 पॉइंट पे बताओ। तो बच्चों y की जगह 2 लिखेंगे, x की जगह 1 और z की जगह 1। तो अगर आप y की जगह 2 लिखो, ओके देयर इज अ मिस्टेक, एक्चुअली देयर इज अ मिस्टेक। यहां पर मैं एक चीज बताना भूल गया था आपको, हम माइनस का साइन लगाते थे, क्योंकि ये सारे माइनस आते थे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के साइन के साथ आएगी। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो बच्चों यहां पर एक माइनस का साइन छूट गया था, आप लोग प्लीज यहां माइनस लगा लेना। ठीक है, तो यहां पर ये माइनस आएगा सॉल्व करके। ठीक, तो here you will put a minus sign, here also you will put minus, और यहां पे भी माइनस। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोग एक बार करेक्ट कर देना सब बच्चे, तो ये माइनस के साइन के साथ आएगा। तो अब मैं y की वैल्यू जरा 2 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू 2, 2 4 जा 8, तो भाई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यहां से देखते हैं, y की वैल्यू 2 पुट करी तो 4 2 जा 8 माइनस 8 i कैप। आगे x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, तो 4 प्लस 2 6 j कैप, है ना। अब y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, तो 2 1 जा यहाँ पर 2, 2 4 जा 8 फिर से, तो माइनस 8 k कैप। ये हुई मेरी टर्म विद वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों ये मेरा आंसर है और इसको हम लोग भी करना है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर दिस क्वेश्चन। सो यू कैन नोट डाउन दिस इज योर क्वेश्चन, और ये मेरा फाइनल आंसर है। हाँ, तो इसको आप लोग यहां तक नोट करो। हाँ, और अगली हेडिंग जो है हमारी वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो उसको लिखते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? जैसे मैंने कहा, जब मैंने डायपोल की बात करी थी, तो डायपोल की एक मिड पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रही थी, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है कि वो सरफेस जिसके ऊपर आने वाले ऑल द पॉइंट्स, मतलब उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर लाई होने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम या कांस्टेंट हो। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो, इट इज अ सरफेस व्हिच हैज सेम और कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, वो पोटेंशियल कैसे v निकलता था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ओपन r, है ना। तो वहां से ऑल द वैल्यूज, जो वैल्यू आएगी, ऑल द वैल्यूज एट दैट पॉइंट ऑन दैट सरफेस इफ कांस्टेंट, तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल एक बार देखते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी देखेंगे।
अच्छा, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैंने कहा कि एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल निकालो। तो पॉइंट चार्ज क्यू है, तो अब क्यू से ना आर डिस्टेंस मान लो बच्चों, आर। तो क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर आपसे पूछा जाए क्या कितना पोटेंशियल होगा, तो आपका आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर। तो वो पोटेंशियल यहां का भी है, आर डिस्टेंस यहां का भी है, तो ये आर आ गया। तो इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा। तो जो मैंने ब्लू कलर से बनाया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सो इट इज अगेन नॉट अ सर्कल, इट इज स्फीयर। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा, अगर मैं आर को छोटा कर दूं तो ये फिर से एक और स्फीयर बनेगा, लेकिन पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज के पास होते हैं उतना पोटेंशियल ज्यादा होता है। या अगर मैं दूर कर दूं तो ये है। सो दोज आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था पोटेंशियल उधर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे होता चला गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो देयर आर 3 सरफेसेस, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। सो ये 3 सरफेसेस हमारे पॉइंट चार्ज के लिए थी। ठीक है बच्चों, पॉइंट चार्ज के लिए आप लोग बना सकते हो। एक क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आपसे कहा जाए कि ठीक है सर पॉइंट चार्ज के लिए नहीं बनाना, हमें बनाना है लाइक चार्जेस, पेयर ऑफ लाइक चार्जेस। ठीक है, तो ये क्यू हुआ, ये क्यू हुआ। तो इसके लिए क्या होता था, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती थी, है ना, इसकी लाइंस ऐसे करके यहाँ पर पास हो जाती थी। तो ये इस तरीके से लाइंस आती थी। तो ये ऐसे ऐसे करके होता था। सब पे एरो लगाना बहुत जरूरी है। तो ये डायग्राम मेरे ख्याल से सारे बच्चों को याद होगा। तो अब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर लाइंस थोड़ी ज्यादा क्राउडेड है। तो अगेन इसकी एक प्रॉपर्टी के हिसाब से है, वो मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो आपको करना क्या है कि इसको यहाँ से सबसे पहले तो ये 2 लाइक चार्जेस हो गए, तो बीच में कहीं पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। सो फॉर दैट एक स्फीयर बनाओ, फिर एक और स्फीयर बनाओ, ये दोनों कंसेंट्रिक नहीं है, फिर एक और स्फीयर बनाओ, मतलब यहाँ से पास होते जाएंगे, दूसरी साइड से दूर होते जाएंगे। ठीक है, और फिर एक बड़ा स्फीयर बनाओ जो दोनों को इंक्लोज करना है। तो बेटा यहां पर जो मैं बता रहा हूं ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका एक डायग्राम मैंने अपने नोट्स में रखा है, और वो नोट्स मैं नीचे कमेंट सेक्शन में, नीचे जो मेरे वीडियो की डिटेलिंग है वहां पर मैं इसकी एक प्रॉपर फोटो आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स का एक पेज है उसमें आप मैं रखूंगा, आप लोग वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हो प्रॉपरली, या तो फिर आप लोग उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। किसके लिए? पहला था मेरा आइसोलेटेड चार्ज, ठीक, दूसरा है मेरा पेयर ऑफ लाइक चार्जेस, बच्चों अगर पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस हो जाएंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायपोल की एक लाइन आती थी इक्वेटोरियल लाइन, उस पर 0 पोटेंशियल था। तो पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस भी आप लोग खुद बना सकते हो। तो पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस आपको मेरे उसमें मिल जाएगा। ठीक, तो पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस। और उसके बाद क्या कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म याद है ना, यहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव है ना, पहले बता चुका हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो व्हाट इज इस पे सरफेस क्या बनेगी, इस पे सरफेस ये बनेगी बच्चों। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ करने को आए तो सब बच्चे 3 सरफेस बनाएंगे कम से कम। ठीक, बाकी जिसके पास फुर्सत हो वो 15-20 भी बना सकता है। ठीक है, ऐसे भी समझदार बच्चे बहुत दिखते हैं बोर्ड में, कॉपी चेक करते हैं, बाय गॉड उन बच्चों ने 2-3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करे होते हैं, तरस आता है उनको मुझे। बट 3 बनानी जरूरी है। ऐसे 3 क्यों बनानी जरूरी है? तो हर चीज में ना क्वेश्चन पूछा करो। तो मैं एक चीज जरूर बताऊंगा आप लोगों को, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो आप फिजिक्स नहीं समझ रहे हो। ध्यान रखना, अब हम चार्जेस के साथ खेल नहीं रहे हैं, हम उसको एक्सपर्टाइज कर रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे टॉपिक्स थोड़े इन डेप्थ होंगे। तो इन डेप्थ आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए था बच्चों, जो मैंने कहा कि 3 सरफेस बनानी है, मिनिमम 3 बनानी है। वैसे क्यों? क्योंकि सिंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो 2 के बीच का गैप इक्वल होगा। तो आपको कितना लग रहा है इनके बीच का गैप? इतना, इनके बीच का गैप इतना। तो बच्चों ये गैप इक्वल होंगे। ठीक, और अगर आपको नहीं लग रहा है तो नीचे जो मैंने फोटो शेयर करी है आप वहां देखो, क्योंकि वो मैंने प्रॉपर स्केल से मेजर करके बनाया है और आपको वही प्रैक्टिस करना है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसके बाद आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की
प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 है नो वर्क इज डन in moving a charge on equipotential surface। तो इसका प्रूफ देखो बच्चों, वर्क डन होता है WAB होता है Q0 VB माइनस V है। सिंस AB इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो बच्चों ये A है, मान लो ये B है, तो ये तो उसी सरफेस पर आ गया, तो Q0 VB, तो क्या हुआ VA और VB बराबर हो गए। मान लो दोनों 10-10 वोल्ट है, मान लो दोनों VB वोल्ट है, तो V माइनस V कितना होगा WAB, V माइनस V होगा 0, 0 into Q0 will be 0, hence no work is done, तो hence proved। समझ में आया? तो ये पहली प्रॉपर्टी है जिसको आप लोग नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द क्लोजनेस या परपेंडिकुलर वाली लेते हैं, ठीक है। दैट EF लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, या सही शब्द यह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसा क्यों? इसका प्रूफ मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करूंगा। सबसे पहले तो हम देख करके इसको समझते हैं, प्रॉपर्टी समझनी ज्यादा जरूरी है, प्रूफ उसी के बाद समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले वाले चित्र में कहां थी? इधर, इस पॉइंट पे जो सरफेस है वो ब्लू वाली थी, परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल दिख रहा है ना आपको 90, एंगल दिख रहा है ना आपको 90, तो हर पॉइंट पे ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे हुई, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ब्लू वाली थी, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से इक्विपोटेंशियल सरफेस ब्लू वाली, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको वो पॉइंट नहीं लेना, ये वाला पॉइंट ले लो और आप यहां ड्रॉ कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बच्चों 90 90 90 हर पॉइंट पे, तो 90 पे होती है, ये पहली बात। हाँ, दूसरा इस पॉइंट पे भी अगर आप देखोगे तो 90 पे होगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमारी ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इसमें भी परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो अब ये तो दिख रहा है, अब हम प्रूफ करते हैं। चलो ठीक है, मान लो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना एंगल बनाया बच्चों टेंजेंट ने? थीटा। तो इधर कितना कंपोनेंट आ जाएगा? E cos थीटा, और इधर कितना कंपोनेंट आ जाएगा? E sin थीटा। सही बात? तो मैं इसका जो प्रूफ है ना, ये मैं यहां कर रहा हूं, यहां चित्र के साथ, ठीक, ऐसे समझ। तो अब क्या हुआ कि ये E cos थीटा आ गया। सो अब इस पर दो पॉइंट ले लो, A और B, इक्विपोटेंशियल में दो पॉइंट लिए। अब व्हाट इज WAB? इट इज Q0 या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, Q0 E cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, R मान लो, dr मान लो, कुछ भी मान लो, AB मान लो, तो E cos थीटा। तो अब WAB शून्य आना चाहिए, मतलब Q0 E cos थीटा इंटू R शून्य आना चाहिए। तो Q0 जीरो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी तभी तो आएगा, डिस्टेंस का मूव करवा रहे, तो इसका मतलब cos थीटा को जीरो होना चाहिए। तो बताओ cos थीटा जीरो कब होता है? तो cos थीटा जीरो कब होता है बताओ बच्चों? बिल्कुल सही, 90 डिग्री पे। तो हेंस EF lines are always perpendicular to equipotential surface। तो बच्चों इसका प्रूफ समझ में आया, इसका प्रूफ ये था, तो आप लोग इसको एक बार नोट करना। हाँ, तो ये हमारे लिए थोड़ा जरूरी था। तो हेंस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई। सो दिस थिंग इज क्लियर। अच्छा, नंबर 3 प्रॉपर्टी कहां लिखी जाए? नंबर 3 प्रॉपर्टी डेफिनेशन पे हटा करके मैं लिख रहा हूं, ठीक। 4 प्रॉपर्टी है, तो जो मेरी नंबर 3 प्रॉपर्टी है
वो है नंबर 3 प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट क्लोजनेस ऑफ equipotential surface gives the strength of electric field। बच्चों आप लोग EF मत लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना। हाँ, तो क्लोजनेस मतलब क्या हुआ, देखो जितने पास हमारी यहाँ पर क्या कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी, जैसे मैंने क्या कहा कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंट पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर लाइंस दूर दूर हो गई, गैप बढ़ गया, तो यहाँ पर दो स्फीयर के बीच का गैप ज्यादा है, यहाँ पर दो स्फीयर के बीच का गैप कम है ना। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। तो प्रॉपर कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर आप नीचे आपने अगर तो डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है, जो मैंने पीडीएफ डाला है, तो उसमें आप देख रहे हैं प्रॉपर उल्लू की आंख की तरह आएगा। तो ये कुछ ऐसा सा ही डायग्राम बनता है। तो जहां पर ये लाइनें पास पास होगी वहां पर ये स्ट्रेंथ बताती है। आपकी आखिरी प्रॉपर्टी और वो है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एवर नेवर कभी नहीं एक दूसरे को काटेंगी। ठीक, काटना मतलब दांत से नहीं होता है, हर बार बहुत कटकने लोग होते हैं कुछ। तो फिलहाल वो दो सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अगेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती है मैं पहले बता चुका हूं, आप वहां से देखना। तो ये दो के मैंने प्रूफ बताया, दो आप लोग ऐसे ही रटोगे। हमारा आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। दैट वाज रियली नाइस टॉपिक। आप लोग जरूर नीचे कमेंट में लिखना, ठीक, बाय बाय।